हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे, सही होंगे और अपनी लाइफ जी रहे होंगे। पढ़ाई में बहुत ध्यान दे रहे होंगे आप सब। तो हमने पहले क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब ये हमारा पार्ट 3 है, जिसमें हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको याद होगा, अगर आपने पहले मेरी पिछली वाली वीडियो देखी है, तो उसमें हमने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, आपको याद होने चाहिए। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार आप पहले जाइए, उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद ये देखिए, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम जाए किए हम पहले पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में क्या होता है। मतलब प्रधानमंत्री क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होता है। ठीक है, आइए देखिए। राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। देखिए, आपको याद होगा, जो अगर आपने मेरी पीछे वाली वीडियो देखी है, तो हमने पहले ही बात बता दिया था आपको कि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती हैं वो सिर्फ नाम मात्र की होती है। ठीक है, वो हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह पे या प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करता है, उसका प्रयोग करता है। वैसे उसके राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ तो बहुत होती हैं, लेकिन वो उनका यूज़ प्रयोग यानी नहीं कर सकता। ठीक है, ये सब बात हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर ली थी, तो वही बात यहाँ पर दोहराई गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या होता है, मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। ठीक है, आप ये बात भी हमने पहले डिस्कस कर ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद के अन्य प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है। ठीक है, पदाधिकारी होता है। ठीक है, अब जैसे आप हमारे देश के जो नेता हैं, मोदी जी को देख लीजिए। ठीक है, मोदी जी को देख लीजिए। उसके साथ साथ आप रामनाथ कोविंद को देख लीजिए। ठीक है, जो इसमें से सबसे ज़्यादा शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति को मिली है। ठीक है, इनको मिली है, ये याद रखिएगा। लेकिन उसका यूज़ कौन करता है, प्रधानमंत्री। यानी रामनाथ कोविंद के अपनी शक्तियों का यूज़ जब ही कर सकते हैं जब मोदी जी कहेंगे। इतना क्लियर है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी राष्ट्रपति तब तक अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता जब तक प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद उसको अनुमति ना दे दे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि उसके पास जो शक्तियाँ हैं वो सिर्फ नाम मात्र की है। ठीक है, नाम मात्र की है। ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने ये बता भी दिया कि जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, और वो देश की सरकार चलाने में का महत्वपूर्ण प्रयोग करता है। ठीक है, देश की सरकार चलाता है। अभिन्न अंग होता है हमारे देश का। कौन होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, याद रखिएगा, अभी हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। संसदीय शासन में यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत प्राप्त होता है। ठीक है, किसमें बहुमत प्राप्त होता है, लोकसभा में। ठीक है, बहुमत का यह समर्थक भी प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली बनाता है। ठीक है, जो लोकसभा में उसको समर्थन मिलता है वो भी क्या करती है, उस प्रधानमंत्री को शक्तिशाली बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे ही प्रधानमंत्री बहुमत की समर्थक खो देता है, यानी जो बहुमत समर्थन खो देता है अगर प्रधानमंत्री, तो वो अपना पद भी खो देता है। याद रखिएगा, उसका पद कैसे खो सकता है, जब वो अपनी समर्थक यानी जो विश्वास होता है वो संसदीय यानी लोकसभा से अगर खो दे, तो अगर लोकसभा से खो दिया तो वो उसे पद से हटाया जा सकता है। याद
और एक होता है महाभियोग लगा के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को भी हटाया जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक अंग्रेजों की पार्टी कांग्रेस की पार्टी लोकसभा में बहुमत बना रहा, ठीक है, जिससे उम्मीद उसी का नेता प्रधानमंत्री बनता रहा, ठीक है। यानी कहने का मतलब यही है कि देखिए स्वतंत्रता के बाद जितने किसका वर्चस्व, कांग्रेस का। जब भी जीतते तो कौन जीतता था, कांग्रेस जीतता था। तो उस नेता कौन बनता था, कांग्रेस का, ठीक है। वो यही बात बताया गया कि स्वतंत्रता के बाद कई दशक तक जब भी प्रधानमंत्री बना वो कांग्रेस का था, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चले आगे बढ़ते हैं। 1989 में अनेक ऐसे अवसर आए जब लोकसभा में किसी दल को एक बहुमत नहीं मिला। कब नहीं मिला था, 1989 में। किसको नहीं मिला था, कांग्रेस पार्टी को, ठीक है। याद रखिएगा, अभी हम कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। इस अनेक राजनीतिक दलों को आमतौर पर गठबंधन बनाना पड़ा जिससे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, ठीक है। इस प्रतिनिधित्व में जो नेता सहयोगी दलों के अधिकतर स्वीकार करता है वह प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। वह प्रधानमंत्री बनता है। औपचारिक रूप से जिस नेताओं को लोकसभा में बहुमत समर्थक प्राप्त होता है वो राष्ट्रपति के उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ठीक है। देखिए अब इसमें ये बोला है कि जब कभी भी गठबंधन की सरकार बनती है तो कैसे बनती है, ठीक है, हम बताते हैं। देखिए मान लीजिए दूसरी पार्टी है, ये दूसरी पार्टी है और ये दूसरी पार्टी, ठीक है। इन सभी पार्टियों को मान लीजिए कि वैसे मैं आई होप बता रही हूँ 200 सीट लेनी थी, ठीक है, याद रखिएगा। मैंने इमेजिन किया है। तो इसको मिली 10 सीटें, इसको मिली 10 सीटें, इसको मिली 10 सीटें, ठीक है। यानी 10-10 सीटें मिली और बाकी अन्य को मिली, ठीक है, अन्य को चली गई। अब क्या होगा कि इनको 200 सीट बनानी है तो क्या करेंगे, ये सब आपस में जुड़ जाएंगे और जो अन्य है जिससे जुड़ जाएंगे, जिससे 200 सीट बन जाने से क्या होगा, ये इनका जो है गठबंधन की सरकार बन जाएगी, ठीक है। ये ठीक है, ऐसे गठबंधन की सरकार बनती है। और मान लीजिए कि ये सभी हैं, इन सब ने समर्थन तो दिया। अब इसने कह दिया मैं नहीं हटूंगा, ठीक है, मुझे नहीं तुम्हारे साथ काम नहीं करना। तो अगर इनमें से एक भी अपना क्या हुआ पार्टी छोड़ के गया तो फिर ये दोनों बच जाएंगे। तो फिर क्या होगा, वोट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वोट कम हो जाने से क्या होगा, इनकी सरकार गिर जाएगी। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते। कहने का तात्पर्य यही था कि गठबंधन की सरकार सभी को मिला के किया जाता है और अगर उनमें से कोई एक पार्टी भी अगर मना कर देती है, यानी मना कर देती है इस बात को कि वह सरकार नहीं बनाएगी, तो क्या होता है, इनकी पार्टी जो है वो गिर जाती है। फिर उसके बाद दोबारा चुनाव कराए जाते हैं, ठीक है, ये समझा गया। इसके बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि गठबंधन की सरकार तो बन गई, अब इनमें से प्रधानमंत्री तो एक चुना जाएगा ना, ये थोड़ी जितने लोग हैं वो सभी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। फिर क्या होता है कि लोकसभा में समर्थक दिया जाता है। लोकसभा में सबसे ज़्यादा वोट जिसे मिलता है उसकी भी क्या होती है, वोटिंग होती है। लोकसभा में सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिला वो क्या बन जाएगा, हमारा प्रधानमंत्री, ठीक है। ये समझ में आ गया कि ये इतना क्या कहा जा रहा है और प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं और प्रधानमंत्री के पास क्या क्या शक्तियाँ होती है, ठीक है। ये सब आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद हम देखेंगे संसदीय कार्य प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली, ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है ये, ठीक है, याद रखना इस बात को। पहला, प्रधानमंत्री और उसके सहयोगी वास्तविक कार्यपालिका की रचना करती है, ठीक है। प्रधानमंत्री और उसके सहयोगी क्या करती है, वास्तविक कार्यपालिका की रचना करती है। दूसरा है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का वास्तविक अध्यक्ष होता है, ठीक है, अध्यक्ष कार्यपालिका होता है, ठीक है।
दूसरा है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रीगण विधानमंडल के सदस्य होते हैं। किसके सदस्य होते हैं? विधानमंडल के सदस्य होते हैं। ये हम संसदीय प्रणाली में होता है। और अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है? मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं होता। ये होता है, ये नहीं होता, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। ये हम पढ़ रहे डिफरेंट। आगे देखते हैं। मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? विधानमंडल के लिए, ठीक है। मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। ये उत्तरदायी होते हैं, ये नहीं होते, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। निचला सदन लोकसभा को कभी भी राष्ट्रपति की रचना करते हैं, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं। राष्ट्रपति किसी भी सदन को भंग नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, लोकसभा, ये बात याद रखिएगा, भंग हो जाता है, और जो राज्यसभा होता है वो भंग नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। प्रधानमंत्री और उसके मंत्रीगण विधानमंडल के सदस्य होते हैं। किसके सदस्य? विधानमंडल के, ठीक है। मंत्री विधानमंडल के सदस्य नहीं होते। ये होते हैं, ये नहीं होते, ठीक है। मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, और ये उत्तरदायी नहीं होते, याद रखिएगा इस बात को। निचला सदन लोकसभा के सभी राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। निचला सदन से भंग किया जा सकता है, मैंने आपको पहले बता दिया। और ये भंग नहीं किया जा सकता, कि राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता, किसी तरह से भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे देखते हैं। परिषद में किसी भी सदस्य के सदन में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव अगर किसी भी मंत्री के प्रति हो गया तो उसको हटाया जा सकता है, वो फिर लोकसभा का सदस्य नहीं होगा। आगे देखते हैं। इसमें क्या होता है? विधानमंडल को मंत्रिमंडल के अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का कोई अधिकार नहीं होता। अब इसमें क्या होता है कि वो विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते। इतना समझ में आ गया? इसमें कुछ खास नहीं था, इतना समझ में आ गया। हमने पढ़ा था संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली, ठीक है। अब ये चैप्टर हमारा क्लियर हुआ, ख़त्म हुआ। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे दोबारा कमेंट करके पूछिए। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। साथ में इसे शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है। अपने दोस्तों तक पहुंचा दें, अपने फ्रेंड सर्कल में पहुंचा दें, ग्रुप में पहुंचा दें, लेकिन ताकि सबकी हेल्प हो सके, ठीक है। साथ ही साथ अगर कोई दिक्कत हो, कोई भी मसला हो, कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें। और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। इस चैप्टर से रिलेटेड